हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी अकेडमी में। आज हम यहाँ पर स्मार्ट स्टडी के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और स्मार्ट स्टडी में हम यहाँ पर हिमालय से संबंधित मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के अंतर्गत स्टडी करने जा रहे हैं। हिमालय एक ऐसा विषय है जो कि कई दूसरे विषयों के साथ इंटरलेट करता है। आप इसे भूगोल के संदर्भ से देखते हैं, पर्यावरण के संदर्भ से पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आंतरिक सुरक्षा जैसे अन्य विषयों के साथ भी आप इसे इंटरलेट करके पढ़ते हैं। पाए जाने वाले खनिज तत्वों इत्यादि चीज़ों को लेकर, भूगर्भीय स्थितियों को लेकर, उसकी निगरानी करने के लिए भूस्खलन इत्यादि की निगरानी को लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तत्वों को भी हम इसमें समाहित करते हैं। इसलिए यह एक से अधिक विषयों के साथ ये इंटरलेट करता है और इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्मार्ट स्टडी के विषय के रूप में चुना है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हिमालय के बारे में। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ इसको क्या क्या इंटरलेट होता है, क्या क्या जानकारी है उनको। सबसे पहले हिमालय के एक भौगोलिक जानकारी है, थोड़ी बहुत यहाँ पर एक ऐतिहासिक पक्षों के बारे में देख लेते हैं। हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसको पर्वतराज अर्थात पर्वतों का राजा भी कहते हैं। कालिदास ने हिमालय को पृथ्वी का मापदंड मानते थे, तो कालिदास यहाँ पर हिमालय को पृथ्वी का मापदंड कहते हैं। इनकी पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि सदियों से हिमालय की कंदराओं अर्थात गुफाओं में ऋषि मुनियों का वास रहा है तथा वे समाधिस्थ होकर तपस्या करते हैं। हिमालय आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। तो इस तरीके से हिमालय के एक ऐतिहासिक पक्षों के संदर्भ से नामों को लेकर और हमारी प्राचीन सभ्यताओं को लेकर यहाँ पर इससे जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के संदर्भ में यहाँ पर कहा जाता है कि उत्तराखंड को श्रेय दिया जाता है इस हिमालय नाम नागाधिराजा पर्वता का, अर्थात कि उत्तराखंड को हिमालय का हृदय कहलाने का श्रेय दिया जाता है। हिमालय अनेक रत्नों का जन्मदाता है। अनंत रत्न प्रभस्व चस्य भवती यत्रोधयो रजन्याय तैलपुरत शुस्त प्रदीपा, अर्थात इनकी पर्वत श्रृंखलाओं में जीवन औषधियां उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त भूमिर्दिवाब वारुंद, वह पृथ्वी से में रहकर भी स्वर्ग है। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कोड के माध्यम से, श्रोक्तियों के माध्यम से, सूक्तियों के माध्यम से यहाँ पर हिमालय की विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है। चलिए जानते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, जो कि भूगोल का एक विषय होता है। जब आप भूगोल विषय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। यह एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। तो मध्य एशिया और तिब्बत को से अलग करने का जो श्रेय है वो हिमालय को जाता है। इसकी समांतर श्रेणियां हैं महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। हिमालय का भौतिक विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति के लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह चाप का उभार दक्षिण की ओर तथा उत्तर भारत के मैदान की ओर है। केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है। चौथी श्रेणी ट्रांस हिमालयन या परा हिमालयन है, जिस पर काराकोरम तथा आपकी कैलाश श्रेणियां हैं। तो ट्रांस हिमालय या परा हिमालय भी हम इसे कहते हैं, जिस पर आपका काराकोरम और कैलाश श्रेणियां हैं। सीमा विस्तार की बात करते हैं तो ये इसकी 7 देशों के साथ सीमाएं यहाँ पर इसकी लगती हैं आपकी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय पर स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में से हिमालय की अनेक चोटियां आती हैं। हिमालय विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर हिमालय का ही एक शिखर है, एक चोटी है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो 1200 मीटर से भी ऊंचे हैं, जिनमें से कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि सागर माथा हिमालय, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गणेश, लंगतंब, मनसलू, सेलवालिंग, जुंगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी, कंचनजंगा जैसी ऐसी कई सारी हैं। हिमनद क्या होते हैं? हिमालय श्रेणी में 15,000 से ज़्यादा हिमनद हैं, जो एक कह सकते हैं बर्फ़ों का एक लंबी चौड़ी कह सकते हैं एक जमावड़ा, जो कई हज़ारों किलोमीटर की होती हैं। ये 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। 12 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद सियाचिन है, जो 12 किलोमीटर लंबा है। प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से कई सारी नदियां हैं। हिमालय का उत्थान की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं एक प्लेट विवर्तनिक घटनाओं के थ्रू इनका हुआ है। तो भू निर्माण के सिद्धांतों के साथ या भारत ऑस्ट्रेलियन जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो आपकी यूरेशियाई जो प्लेट है उससे टकराने से इसका निर्माण हुआ है। इसके निर्माण में प्रथम उत्थान जो होता है 650 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर हुआ है।
मध्य हिमालय के 450 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। यह हिमालय कभी टेथिस सागर था जो लंबा व उथला था। तो यहाँ पर हिमालय के निर्माण से पूर्व यहाँ पर कभी एक सागर हुआ करता था जिसका नाम टेथिस था, वो लंबा था काफ़ी और उथला था। उसके पश्चात यहाँ पर यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों का एक दूसरे से टकराव होता है और जो टेथिस सागर था वो आपका हिमालय के उत्थान का कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त दो विशाल भूखंडों में टूटना, यहाँ पर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जैसे दो आपके विशाल भूखंड थे जो कह सकते हैं एक तरह का उनमें टूट की प्रक्रिया के बाद बनते हैं, अपर्दित होते हैं, मिट्टी कंकड़ बजरी का लाखों वर्ष का इनका अपरदन हुआ, दो विरोधी दिशाओं से खिसकने लगे, वलय बढ़ने के कारण विशाल हिमालय यहाँ पर टूटता है और एक दूसरे से वहाँ पर टकराने से। इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ों की चर्चा करें तो हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका हरिद्वार है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ, शाकंभरी जैसे कई सारी हैं। यहीं पर अभी आपका चारधाम जो होती है सड़क परियोजना को भी यहाँ पर अभी मंजूरी दी है, मैंने आपको करंट में भी पढ़ाया था। इसके अतिरिक्त भू आकृतिक विभाजन की बात करें तो परा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की बात करते हैं। तो ये जो परा हिमालय है, ट्रांस हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहते हैं, ये सबसे प्राचीन है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और कैलाश श्रेणी जो भी तिब्बत के बीच स्थित है वो इसके अंतर्गत आती हैं। इनका जो निर्माण हुआ है वो अवसादों से हुआ है। औसत जो चौड़ाई है वो 40 किलोमीटर तक की है और इसमें इंडस सांपू शहर जोन नामक भ्रंश द्वारा तिब्बत से अलग हुआ है। तो ये तो हमने बात कर ली परा हिमालय की। इसी तरीके से बात करते हैं महान हिमालय की। महान हिमालय जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, सबसे ऊंची जो श्रेणी है, क्रोड में आग्नेय शैलें पाई जाती हैं जैसे कि ग्रेनाइट है। इसके अतिरिक्त आपकी कश्मीर की जो जास्कर श्रेणी है वो भी इसमें आती है। सर्वोच्च जो चोटियां हैं, मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नामचा बरवा, तो ये सारी जो श्रेणियां हैं वो यहाँ पर महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। केंद्रीय स्तर पर यहाँ पर मध्य हिमालय से ये अलग हो जाता है। इसके अतिरिक्त मध्य हिमालय की बात करें तो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच दो बड़ी और खुली घाटियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी, पूर्व में काठमांडू घाटी है। जम्मू कश्मीर से पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड, मसूरी, नागरिकबा, नेपाल में महाभारत श्रेणी इसके अंतर्गत आती हैं। शिवालिक की अगर बात करते हैं तो यह बाह्य व उप हिमालय के इसको कहते हैं। पश्चिम बंगाल से भूटान में यह फैला हुआ है। अरुणाचल, मेरिशी आपका और अभोर जो आपकी हैं जो पहाड़ियां हैं वो इसी के तौर पर आती हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटियां जो होती हैं वो यहीं आपकी पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम संपूर्ण हिमालय को 4 पार्टों में डिवाइड करके भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो कि आपको जानकारी है। प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो सर सिडनी बुराड ने हिमालय को 4 क्षैतिज प्रदेशों में बांटा है। सर सिडनी बुराड ने हिमालय को 4 क्षैतिज प्रदेशों में बांटा है। कश्मीरी हिमालय जिसे सिंधु नदी के सतलुज नदी के बीच का भाग, कुमायूं सतलुज से कोशी नदी के बीच का भाग, हिमालय सरयू से आपका तीस्ता नदी और आसाम तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के स्थिति को हम यहाँ पर प्रादेशिक विभाजन के आधार पर इसको डिवाइड करते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, सम टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मिलान करने को दे दिया जाता है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। हिमालय की प्रकृति की बात करते हैं तो हिमालय की श्रेणियां मानसूनी हवा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके भारत के राज्यों में वर्षा करवाती हैं। सूर्य की किरणों से हिमालय की शोभा बढ़ती है। हिमालय पर्वत ऊंचे पेड़ों जैसे देवदार, चीड़ से भरा है। यहाँ जंगली जीव भी पाए जाते हैं जैसे भालू, हाथी, चीता, गेंडा, बंदर, हिरन इत्यादि। पशु सुरक्षित जीवन यापन यहाँ पर करते हैं। तो हिमालय की प्रकृति में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ भी पाए जाते हैं और साथ ही यहाँ पर जीव जंतु भी है, अर्थात एक तरीके से देखें तो जैव विविधता भी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यदि बात करें तो जैसे 7 पड़ोसी देश हिमालय से लगे हुए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत ऑलरेडी तो भारत के साथ यहाँ पर लगते हैं, नेपाल है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने पहली बार दुनिया के एजेंडे में हिमालय को शामिल किया। भारत के पेरिस सम्मेलन में दुनिया को क्लाइमेट जस्टिस और रेड प्लस अवधारणा में हिमालय को शामिल किया गया। मोरक्को में आयोजित COP22 में जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय
एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की टीम यहाँ पर आती है और उसका निरीक्षण करती है। देश के समक्ष हिमालय की अहमियत, जलवायु परिवर्तन का ब्यौरा देती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है अभी हाल फिलहाल चीन को लेकर भारत के जो होते हैं संबंध वहाँ पर, क्योंकि हिमालय का जो क्षेत्र है उसके कारण वहाँ पर भारत और चीन के बीच एक जो सीमा जो है निर्धारण, उसको लेकर समस्या हमेशा रही है। चीन लगातार कुछ ऐसे हिस्सों पर अधिकार जमाता है जो कि वो भारत के अंतर्गत आते हैं, साथ ही साथ उसने कुछ क्षेत्रों पर भारत के अधिकार कर रखा है, तो सीमा विवाद का भी कारण वहाँ पर बनता है। पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ की स्थिति वहाँ पर लगातार देखी जाती है कश्मीर के पाकिस्तानी इलाकों में। इसके अतिरिक्त नेपाल के साथ अगर हम देखें तो वहाँ पर भारत का जो आवागमन है वो वहाँ पर पर्यटन इत्यादि के लिहाज से भी बेहतर है, लेकिन हाल फिलहाल नेपाल के साथ भी हमारे संबंध जो हैं उतने अच्छे नहीं रहे हैं। भूटान हमारा एक बहुत ही अच्छा हमेशा देश रहा है, अच्छा एक पड़ोसी देश रहा है। भारत ने वहाँ पर कई सारी जल विद्युत परियोजनाओं का भी निर्माण किया और विकास में एक महती भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त म्यांमार के साथ भी हमारे जो संबंध हैं वो ठीक ठाक हैं, न बहुत अच्छे हैं तो बहुत खराब भी नहीं है। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर हम इसे देखते हैं। भारत की जो सुरक्षा के संदर्भ से बात करें तो हिमालय एक प्रहरी की तरह कार्य करता है और इन देशों के खिलाफ जो होते हैं एक हमारा जो सियाचिन जैसे ग्लेशियर पर भारत की उपस्थिति उसे अन्य देशों पर जैसे चीन और पाकिस्तान है उन पर एक बढ़त भी बनाकर देती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें हिमालय के संरक्षण के पहल की, हिमालय पर वर्तमान के संदर्भ से कई संकट देखे जा रहे हैं, जैसे बढ़ती आबादी, मानव गतिविधियों का बढ़ना, पहाड़ों को काटकर सड़कों आदि का निर्माण करना, कृषि कार्य में अत्याधुनिक तकनीकों का बढ़ता प्रयोग, हिमालय की प्रवणता के कारण बढ़ता भूस्खलन इत्यादि जो समस्याएं हैं वो इनके संरक्षण के पहल के लिए की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर मूलतः समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पर काम करने को, जैसे कि मानवीय गतिविधियों पर वैश्विक स्तर पर रोक लगाने के लिए सम्मेलन और समझौतों का सहारा लिया जा सकता है। जल संकट से बचाव के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से की वजह से हो रहे नकारात्मक प्रभावों को कम करना, जैसे कि पेरिस समझौते को लागू किया जाए। पाकिस्तान, चीन, नेपाल के संबंध में विरोधाभास होने के कारण सही पहल न हो पाना भी एक बड़ी समस्या है। बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी कहीं ना कहीं इन चीज़ को बेहतर बनाना होगा, कैसे उसको हम आतंकवादी गतिविधियों को रोक लगाएं। इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं हिमालय के आर्थिक महत्व की। हिमालय जो होता है वन संसाधनों का एक महत्वपूर्ण तौर पर आर्थिक महत्व जो होता है मूलतः वहाँ के वन संसाधन है। यहाँ पर विविध वनोपज होते हैं, जैसे औषधि पौधे हैं, चारागाह के लिए उपयोगी है क्योंकि यहाँ नर्म घास पाई जाती है, जैसे पश्चिम हिमालय में मर्ग, कुमायूं क्षेत्र में बुग्याल, पयाल, विविध खनिज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, स्लेट, चट्टानी कह सकते हैं कि पाए जाते हैं। कुछ चट्टानें भी हैं जो यहाँ पर आपको पाई जाती हैं, जो उपयोगी भी हो सकती हैं। फलों की यहाँ पर बड़े मात्रा में आपकी खेती होती है, सेब इत्यादि और अन्य आपके फल हैं। सिंचाई के स्रोत के रूप में यहाँ पर सदावाहिनी नदियाँ हैं, जो हम जैसे अभी हमने बात की, जो नदियाँ आपको निकलती हैं, सिंधु हो गई, गंगा हो गई और अन्य कई सारी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो यहाँ से निकलती हैं। पर्यटन उद्योग और बहुत से पर्यटक केंद्र यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए जैव विविधता भंडार के रूप में हिमालय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपका हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है ये। तो इस तरीके से देखा जाए तो औद्योगिक संदर्भ में यहाँ पर वनोपज हैं, वन संसाधन हैं, साथ ही खनिज संसाधन हैं, फल इत्यादि हैं, नदियों, साथ ही आपका पर्यटन है और इसके साथ साथ आपका जल विद्युत उत्पादन है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हिमालय क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों का विकास करके वहाँ पर रोजगार भी उत्पन्न किए जा सकते हैं और लोगों को और उन राज्यों का विकास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हिमालय का पर्यावरणीय महत्व क्या है? हिमालय में उगने वाले पेड़ों और वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं की विविधता जलवायु, वर्षा, ऊंचाई और मिट्टी के अनुसार बदलती रहती है। यहाँ नीचे जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है, वहीं चोटी के पास स्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है। कर्क रेखा के निकट स्थित है, इसलिए बर्फ जमी रहती थी। बर्फ का स्तर 5500 मीटर 18,000 फीट है, जो विश्व में सबसे अधिक है। वार्षिक वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती चली जाती है। यहाँ जलवायु का वैश्विक प्रभाव है। हिमालय के हिमनदों को आज जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतक के रूप में भी देखा जाता है। यह जैव विविधता का भंडार है, जैसे फूलों की घाटी और अरुणाचल का पूर्वी हिमालय। फूलों की घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जैव विविधता स्थल है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हिमालय पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जलवायु जो है, यहाँ पर जो भी जलवायु है उसमें होने वाले परिवर्तन के वैश्विक स्तर पर
होने वाले जैव परिवर्तन के साथ तुलना की जाती है और उसका एक मानक माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यूनेस्को के संदर्भ में भी एक डाटा आप ध्यान रखिएगा कि फूलों की घाटी को यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया है और पर्यटन के लिए भी यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो पर्यटन और पर्यावरण के लिहाज से जानकारी के बाद अगला जो टॉपिक, अगला विषय है आंतरिक सुरक्षा। हिमालय पर्वत को एक सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र का दक्षिण एशिया के लिए हमेशा से एक सामूहिक महत्व रहा है, सामरिक महत्व रहा है। हिमालय एक प्राकृतिक अवरोध है जो इसके उत्तर से सैन्य आक्रमण को अल्प संभव बनाता है। वर्तमान में कश्मीर तथा सियाचिन विवाद इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो कश्मीर के क्षेत्र देखते हैं, सियाचिन को देख सकते हैं, वहां पर इसी के मुद्दे को लेकर लगातार विवाद बना रहता है। चीन के द्वारा हिमालय के शिखरों में बनाई गई प्राकृतिक सीमा रेखा मैकमोहन रेखा को मान्यता देने से इनकार करना भी इसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक विवाद है, जैसा कि हाल फिलहाल के समय में लद्दाख पेगांग झील में हम देख रहे हैं। हिमालय की उच्च भूमि ही कारण है कि नेपाल अपनी बफर स्टेट की स्थिति को सुरक्षित बनाए रखे हुए, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण नेपाल जैसी स्थिति वो कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति में एक बफर स्टेट है जो भारत और नेपाल के बीच, बफर का मतलब जो बड़े राज्यों के बीच की एक छोटी बहुत स्थिति, जैसा कि आपका नेपाल की है, भूटान की है। हिमालय के उच्च भूमि के कारण ही नेपाल अपनी बफर स्टेट की स्थिति को सुरक्षित रखता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कई समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे आतंकवाद, गैर कानूनी गतिविधियां, नक्सलवाद, मानव तस्करी, गैर कानूनी सामानों की तस्करी, ये सब आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य चुनौतियां हैं। तो यहाँ पर हमने आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये हमारे जितना महत्वपूर्ण है, वहीं पर ये कई सारी समस्याओं भी यहाँ पर जन्म लेती हैं, क्योंकि बर्फ़ होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण, जंगल होने के कारण यह इस तरह की समस्याओं के लिए भी वहाँ पर उनको बढ़ावा देता है। इसके लिए हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना है। तकनीकी का वहाँ पर सहारा ले सकते हैं, लेज़र बीम इत्यादि, सैटेलाइट इत्यादि, थर्मल प्रोजेक्टिंग, CCTV जैसे चीज़ों का। इसके बाद हिमालय और आपदा प्रबंधन। आपदाएं यहाँ पर कई सारी आती हैं, जैसे भूस्खलन की स्थिति है, बादल फटने की स्थिति है, बाढ़ इत्यादि है। तो ये सारी एक कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हिमालय में आपदा और उसके प्रबंध, विशेष रूप से उत्तराखंड हिमालय के परिप्रेक्ष्य में घटित होने वाली घटनाएं, किस तरह की आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप है, भूस्खलन है, बाढ़ का आती ही रहती है, आंधी, तूफान, चक्रवात, बवंडर, बाढ़, बादल फटना, वज्रपात, सूखा, भूकंप, भूस्खलन जैसी आदि, हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। पिछले कुछ दशकों में अनियोजित विकास के कारण पहाड़ों का कटाव और भूस्खलन की समस्या बढ़ती रही है। अनियोजित विकास, प्राकृतिक संसाधनों के निर्मम दोहन, बढ़ते शहरीकरण की स्थिति, पर्यावरणीय असंतुलन, जनसंख्या का अधिक दबाव, जनसंख्या जागरूकता में कमी, पूर्व सूचनाओं एवं संचार साधनों की समुचित व्यवस्था का ना होना, जनधन की हानि। तो अगर हम देखें पिछले कुछ दशकों में आपने जिस तरीके से विकास किया है, उसके बिना प्लानिंग के किया है, उसके कारण आपने पहाड़ों को काटा है, जिसके कारण भूस्खलन हुआ है, और इसके कारण अन्य चीज़ें भी वहाँ पर विकसित हुई हैं। अनुयोजित जो विकास आपने की है, आपने वनों का उन्मूलन किया है, शहरीकरण बढ़ा है, और उसके कारण पर्यावरण असंतुलन हुआ है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पर्यटन बहुत बढ़ा है, और लोगों में जागरूकता की कमी है। तो जब भी वहाँ पर आपदाएं आती हैं तो उससे बड़े स्तर पर जनधन की हानि होती है, और सूचना और संचार भी वहाँ पर पूरी तरह ठप होने के कारण चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। आपदाओं की बात करें तो उत्तराखंड में आप देख चुके हैं, 1998 में वहाँ पर हुआ था भूस्खलन की स्थिति है। 250 से अधिक तीर्थयात्रियों को असमय मृत्यु हुई थी। जून 2013 में केदारनाथ की आपदा भी इसका एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त भूकंप की बात करें तो भूकंप मानचित्र के अनुसार उत्तराखंड का पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, चंपावत, अल्मोड़ा जनपद जो है आंशिक भाग सर्वाधिक भूकंप जोखिम क्षेत्र जोन 1 में तथा शेष पूरा भाग जोन 2 में अवस्थित है। तो इस तरीके से काफ़ी कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र हैं आपके, खासकर उत्तराखंड का जो एरिया है वो भूकंपी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसके काफ़ी सारे क्षेत्र, और ये काफ़ी समस्याप्रद हैं। उदाहरण के तौर पर 1816 से 1969 में गढ़वाल हिमालय में 15 भूकंप आए हैं। उत्तरकाशी भूकंप 20 अक्टूबर 1991 में, जिसकी तीव्रता 6.6 थी। चमोली में भूकंप 1991 में ही आया था 29 मार्च को, जिसकी तीव्रता 6.8 है। इसके अतिरिक्त भूस्खलन की स्थिति को धरती की सतह पर स्थित मृदा, पत्थर, चट्टान, गुरुत्वाकर्षण अधीन ढाल पर खिसकने की प्रक्रिया का भूस्खलन कहा जाता है, और यह एक जटिल प्रक्रिया है। भू आकृति में परिवर्तन, भूगर्भिक भ्रंश व दरार, अत्यधिक वर्षा, बादल फटना, भूकंप, जलस्तर, तीव्र हिमगलन, भूमि स्खलनों से खेती, बागवानी की भूमि, वन संपदा, जल स्रोतों को भी इससे नुकसान होता है।
सार्वजनिक भवन तथा सरकारी कार्यालय, अस्पताल, स्कूल आदि भी इनकी चपेट में आते हैं। तो जब भी भूस्खलन होगा, अर्थात भूमि का पर्टिकुलर कोई पार्ट या पहाड़ का कोई पर्टिकुलर पार्ट मलबे के रूप में जब भी नीचे आएगा, तो वहाँ पर जो भी नीचे की स्थिति होगी, जो भी अवसंरचना होगी, वहाँ पर वो पूरी तरह से नष्ट होती है, बाधा पड़ती है और उससे काफ़ी सारा नुकसान होता है। बाढ़ की बात करें तो नदी नालों में जो होते हैं जल प्रवाह अचानक होने के कारण वृद्धि और पानी की इन जलधाराओं की सीमा से बाहर निकल जाने से पैदा होता है। आपदा प्रबंधन की अन्य संदर्भों में बात करें क्या कर सकते हैं, तो आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां, योजनाओं के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए। राज्य योजना निर्मित करने के लिए राज्य प्राधिकरणों को दिशा निर्देशित किया जाए। प्रशासन के उद्देश्य से निधियों के प्रावधानों की अनुशंसा की जाए। बड़ी आपदा आने पर दूसरे देशों का भी सहायता निर्धारित किया जाए, जैसे भारत में संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त कुछ और जैसे सुझाव हैं कि पर्यटन की संख्या को सुनिश्चित किया जाए, एक कह सकते हैं नियंत्रणकारी भूमिका को वहाँ पर सम्मिलित किया जाए। साथ ही वनोन्मूलन हो रहे हैं तो वहाँ पर वनारोपण की प्रक्रिया में वृद्धि की जाए। इसके अतिरिक्त जो भी विकास कार्यक्रम है, अवसंरचनात्मक स्थितियाँ, वहाँ पर भूवैज्ञानिकों की सलाह ली जानी चाहिए। अवसंरचना प्रक्रियाओं को अगर भूकंपी जो होते हैं क्षेत्र हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में ना किए जाएं। साथ ही भूकंपीय क्षेत्रों और हिमस्खलन के क्षेत्रों का आकलन करने के लिए आप विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप इसरो का सहारा ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपदा प्रबंधन के विषयों पर कहीं ना कहीं एक बेहतर कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं, बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोगों की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा हिमालय के भू विज्ञान के अध्ययन संबंधित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान विकसित किया गया है, जिसे हम याडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून कहते हैं। इसके वैज्ञानिकों ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम के ग्लेशियर के बड़े पैमाने पर यहाँ पर पिघलने की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। उसको वहाँ पर क्यों हो रहा है, ग्लेशियर को कवर करने को लेकर मल्टी टेम्पोरल मल्टी सेंसर उपग्रहों के द्वारा, जिससे डेटा जल्दी एकत्र किया जा सके और सही प्रबंधन किया जा सके। तो यहाँ पर किस तरीके से जो भी सिक्किम ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसको किस तरीके से वहाँ पर उसकी जांच विज्ञान करने के लिए या उसकी तुलना करने के लिए वहाँ पर इस तरीके के मल्टी सेंटर डेटा प्रोडक्ट सही प्रबंधन और कह सकते हैं कि सेंसर इत्यादि जब भी आप प्रयोग करेंगे तो वहाँ उपग्रहों का आप प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करके हम एक तरीके से विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके हम हिमालय क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं। हिमालय का महत्व क्या है, तो देखिए हिमालय प्राकृतिक बाधाओं के रूप में उसको रोकने का कार्य करता है। मध्य एशिया से आने वाली शुष्क व ठंडी हवाओं से हमें बचाता है। हिमालय महान नदियों के स्रोत के रूप में है, जो हमें पीने के पानी और कृषि इत्यादि सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है, जो ये नदियाँ सुनिश्चित करती हैं। गर्मियों के बर्फ़ पिघलती है तो वर्ष भर पानी की उपलब्धता रहती है, सदाबहारी नदियाँ रहती हैं। कई जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो औषधियों का कार्य करती हैं। हिमालय की ढलानों पर चाय की खेती होती तो व्यापारिक प्रक्रियाएँ बेहतर होती हैं। इसके अतिरिक्त अच्छा पर्यटन स्थल है, जिससे व्यापार, रोजगार, जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है, जैसे पहलगाम, श्रीनगर, शिमला, गुलमर्ग, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, देहरादून इत्यादि। इसके अतिरिक्त मानसून रोकने में प्रभावी है, साहसिक गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करता है। अगली बात यहाँ पर आती है हिमालय के प्रति कठिनाइयाँ क्या है। देखिए कठिनाइयाँ क्या हैं, क्या क्या समस्याएं आपको देखने के, एक तो आर्थिक संकट है कि बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर हो नहीं सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या औद्योगिक प्रसार नहीं किया जा सकता, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें विकसित नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकासिक स्थितियाँ देखती को नहीं मिलती हैं। जल संकट की समस्या कुछ क्षेत्रों में देखने को हाल फिलहाल मिली है। बढ़ती आबादी इसका एक बड़ा कारण है, जिसके कारण वहाँ पर हिमालय पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मानवीय गतिविधियों की वृद्धि हुई है, आतंकवादियों की संख्या वहाँ पर बढ़ी है, आतंकवादी गैरकानूनी घुसपैठ में वृद्धि हुई है, आंतरिक सुरक्षा में जिस कारण आपको कमी देखने को मिलती है, प्राकृतिक आपदाओं की समस्या में वृद्धि हुई है, और तकनीकी के गलत इस्तेमाल से कहीं ना कहीं भूस्खलन और भूकंप जैसी घटनाएं भी वहाँ पर होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी कठिनाइयाँ आपको हिमालय के क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सुधार कैसे कर सकते हैं। सुधार के लिए सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, मानवीय गतिविधियों को रोका जाए, वन कटाव को रोका जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, गैर कानूनी गतिविधियों पर रोकथाम जैसे अवैध सामानों व मानव की तस्करी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, आतंकवादी घुसपैठ को रोका जाए, अत्यधिक जल के दोहन को वहाँ पर सीमित किया जाए, आपदाओं के लिए रिएक्टर स्केल, जैसे आपको आप कह सकते हैं कि भूकंप आता है तो उसके रिएक्टर स्केल पर कितना हो सकता है, उनसे संबंधित वहाँ पर आपदा प्रबंधन को लेकर पुनर्वास इत्यादि की व्यवस्था की जाए।
तकनीकी का सही उपयोग वहाँ पर सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र है तो वहाँ पर आपको तकनीकी का सही उपयोग करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पे कम से कम नुकसान हो, सही तरीके से वहाँ पे लोगों को लाभ पहुँचाया जा सके। नवाचार को यहाँ पर इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि नई इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त पर्यटन को बढ़ावा देना, आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना, वृक्षारोपण को बेहतर करना और पहाड़ों के कटाव में डायनामाइट जैसे पदार्थों को निषेध करना जो पर्यावरण को संरक्षित बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने पर्यावरण के टॉपिक्स को यहाँ पर फिनिश किया। पर्यावरण के साथ साथ यहाँ पे हिमालय के टॉपिक को हमने कई अलग अलग विषयों के साथ इंटरलेट करके आपके टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बताए। आप इस तरीके से यदि आप स्टडी करेंगे, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत यहाँ पर आप स्टडी करेंगे तो आपको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से आप एक बेहतर स्ट्रेटजी को अपनाकर यहाँ पर एक ही विषय को कई अलग अलग विषयों के साथ समायोजित करके अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हिमालय को हमने कई सारे विषयों के साथ पढ़ा। तो इस तरीके से अपनी गतिविधियों पर काम करते रहिए और अन्य विषयों के साथ इसको जोड़कर पढ़ने की विधियों को यदि आप एक्सेप्ट कर पाए, उसे विकसित कर पाए, तो आप अच्छा आंसर राइटिंग करने में जो कि बहुआयामी क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आप अच्छे हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत। फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।